सोचिए, ईरान का आसमान, दुश्मन का इलाका और वहां उड़ रहा है अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट। सब कुछ नॉर्मल है, मिशन चल रहा है, और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो पूरी बाजी पलट देता है। उस फाइटर जेट को मार गिराया जाता है, और इसके बाद जो कहानी शुरू होती है ना, यकीन मानिए वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय मिशन की एक एक परत को खोलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस पूरे ऑपरेशन की असलियत है। एक ऐसा मिशन जिसमें हर पल, हर सेकंड जान का खतरा था। सोचिए, एक अकेला एयरमैन दुश्मन की जमीन पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है कि आखिर कोई देश अपने सिर्फ एक सैनिक को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्या एक सैनिक की जान की कीमत हजारों करोड़ रुपए हो सकती है? क्या उसके लिए दर्जनों एडवांस्ड फाइटर जेट्स और सैकड़ों एलीट कमांडोज की जान को दांव पर लगाया जा सकता है? ये कहानी इन्हीं मुश्किल सवालों का जवाब देती है और हमें मॉडर्न मिलिट्री के उसूलों की एक जबरदस्त झलक दिखाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू हुआ उस एक पल से जब अमेरिका का एक सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के आसमान में मार गिराया गया। और ये सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं था, ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस की शुरुआत थी। और जैसे ही ये संकट शुरू हुआ, हालात बहुत तेजी से बदले। विमान नीचे गिरता है, दोनों क्रू मेंबर्स, पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर इजेक्ट कर जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि पायलट से कांटेक्ट बना हुआ था और सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर उसे रेस्क्यू भी कर लिया गया। लेकिन जो दूसरा सदस्य था, वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, जिसे WSO भी कहते हैं, वो मानो हवा में ही गायब हो गया। कोई खबर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। अमेरिका के लिए असली चुनौती और असली सिरदर्द अब शुरू हुआ था। अब एक साथ 2 मिशन चल रहे थे। एक तरफ था अमेरिका, जिसका सिद्धांत है नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, यानी हम अपने किसी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह उनकी मिलिट्री पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और दूसरी तरफ था ईरान, जिसके लिए वो लापता एयरमैन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और प्रोपोगेंडा का हथियार बन सकता था। ईरान ने तो सरकारी मीडिया पर उसे पकड़ने के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी थी। तो चलिए अब कहानी का फोकस उस अकेले WSO की तरफ ले चलते हैं, जो दुश्मन के इलाके में शायद घायल और बिल्कुल अकेला अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। अगले 48 घंटे उसकी हिम्मत और उसकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाले थे। देखिए, उस WSO ने वहां जो कुछ भी किया, वो घबराहट में लिया गया कोई फैसला नहीं था। नहीं, वो सालों की एक खास ट्रेनिंग का नतीजा था। इस ट्रेनिंग का नाम है SERE, यानी सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। ये एक एलीट ट्रेनिंग है जो सैनिकों को सिखाती है कि दुश्मन के इलाके में कैसे जिंदा रहना है, कैसे उनसे बचना है और कैसे वापस लौटना है। तो अपनी इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उस WSO ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उसे पता था कि क्रैश साइट पर दुश्मन सबसे पहले पहुंचेगा, इसीलिए वो फौरन वहां से दूर भागा। और भागा भी किधर? वो लगभग 7000 फीट ऊंचे एक पहाड़ पर चढ़ गया। सोचिए जरा, और वहां जाकर उसने खुद को एक चट्टान की दरार में छिपा लिया। यह दिखाता है कि वो फिजिकली और मेंटली कितना मजबूत था। अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के सेंटर में था एक छोटा सा डिवाइस, CSEL बीकन। इसे आप एक तरह का सुपर एडवांस्ड GPS डिवाइस समझ सकते हैं। ये सैटेलाइट के जरिए आपकी लोकेशन और छोटे एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकता है। उस WSO के लिए ये उसकी अकेली उम्मीद थी, बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन। लेकिन इस बीकन का इस्तेमाल करना एक दोधारी तलवार पर चलने जैसा था। अब आप सोचेंगे, क्यों? क्योंकि इसका सिग्नल जहां एक तरफ रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन बता सकता था, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन भी तो उस सिग्नल को डिटेक्ट करके उस तक पहुंच सकता था। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए करना था, ताकि उसकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो चलिए अब वापस चलते हैं अमेरिकी कमांड सेंटर में। वहां सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थीं। और यहीं पर एंट्री होती है CIA की, जिसने दुश्मन को गुमराह करने के लिए एक बहुत ही चालाक योजना तैयार की। लगभग 14 घंटे बीत चुके थे। अमेरिकन सेना करीब करीब उम्मीद खो चुकी थी
कि तभी एक बहुत ही कमज़ोर सिग्नल मिला और मैसेज था गॉड इज़ गुड। अब ये एक बड़ा सवाल था, क्या ये सिग्नल सच में उसी WSO का है या फिर दुश्मन ने उसे पकड़कर ये संदेश भेजा है? ये एक जाल भी तो हो सकता था। फिर कई घंटों की जांच और मुश्किल वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि WSO जिंदा है और सुरक्षित है, तब जाकर असली ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू हुई। और CIA की स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त थी। फाइट लेस, कंफ्यूज मोर, विन स्मार्ट। यानी कम लड़ो, कंफ्यूजन ज्यादा फैलाओ और स्मार्ट तरीके से जीतो। उन्होंने ईरान में अपने सोर्सेज के जरिए एक अफवाह फैला दी कि WSO मिल गया है और उसे सड़क के रास्ते देश से बाहर ले जाया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद था ईरानी सेना का ध्यान उस पहाड़ी इलाके से हटाना। और जानते हैं क्या, ये तरकीब काम कर गई। ये दिखाता है कि आज की लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के लेवल पर भी लड़ी जाती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक, सबसे क्लाइमैक्टिक हिस्से पर, एक विशाल और बेहद खतरनाक रेस्क्यू मिशन का आगाज। जरा इस मिशन का स्केल देखिए। दुनिया की सबसे एलीट और सबसे खतरनाक यूनिट्स सील टीम 6 डेल्टा फोर्स, इनके करीब 100 ऑपरेटर शामिल थे। उनके साथ थे दर्जनों लड़ाकू जेट्स, 2 बड़े MC-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और कई ब्लैक हॉक और लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स। ये सब सिर्फ एक सैनिक को बचाने के लिए। यहीं पर उस सवाल का जवाब मिलता है कि एक देश अपने सैनिक के लिए किस हद तक जा सकता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस कहानी को सच में अविश्वसनीय बना देता है। जब कमांडो जमीन पर उतरे तो वो WSO अपनी 7000 फीट की ऊंचाई से उन्हें गाइड कर रहा था। जी हां, वो अपने CSAE डिवाइस से बता रहा था कि ईरानी सेना कहां से आ रही है और एयर स्ट्राइक कहां करनी है। मतलब वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं था जिसे बचाया जा रहा था, बल्कि वो अपने ही रेस्क्यू ऑपरेशन का एक एक्टिव कमांडर बन गया था। अब बात करते हैं कीमत की। इस पूरे ऑपरेशन की कीमत चौंकाने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मिशन पर करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें सिर्फ मिशन का खर्चा ही नहीं, बल्कि वो F-15E, 2 बड़े C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और कई हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका ने मिशन पूरा होने के बाद खुद ही नष्ट कर दिया। क्यों? ताकि उनकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लग जाए। ये दिखाता है कि उस एक जान को बचाना उनके लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी थी। लेकिन रुकिए, क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी दिखाई देती है? कुछ डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शायद किसी और बहुत बड़े मिशन का एक कवर था। जी, इस कहानी में एक और एंगल भी है। तो देखिए, यहाँ 2 थियरीज सामने आती हैं। पहली तो है ऑफिशियल स्टोरी, एक सैनिक को बचाने के लिए एक हीरोइक मिशन की कहानी। लेकिन जो दूसरी थियरी है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो ये है कि ये सब सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद था ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी से एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करना। ये एक्सपर्ट्स सवाल उठाते हैं कि भाई अगर सिर्फ एक आदमी को बचाना था तो फिर 100 एलीट कमांडो और इतने बड़े पैमाने पर साजो सामान की क्या जरूरत थी? अब इस घटना के बाद जाहिर है भारत में कई लोगों ने इसकी तुलना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की केस से की। लेकिन देखिए, किन्हीं भी 2 घटनाओं की तुलना करने से पहले उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनके संदर्भ को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिकी WSO ईरान के एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी इलाके में गिरा था। उसके पास छिपने, पहाड़ पर चढ़ने और सिग्नल भेजने का वक्त और मौका दोनों था। वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक घनी आबादी वाले इलाके में उतरे थे, जहां उन्हें लैंड करते ही स्थानीय लोगों ने देख लिया और घेर लिया। उनके पास छिपने या किसी रेस्क्यू का इंतजार करने का कोई मौका ही नहीं था। उनकी पहली प्रायोरिटी थी दुश्मन के हाथ लगने से पहले सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करना। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस हमेशा हालात के हिसाब से तय होते हैं और दोनों ही मामलों में हालात बिल्कुल अलग थे। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या ये पूरा मिशन अमेरिका की मिलिट्री पावर का एक प्रदर्शन था, ये दिखाने के लिए कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, या फिर ये अपने सैनिकों के प्रति उस देश के एक अटूट कमिटमेंट का प्रतीक था? शायद असली जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है। और हो सकता है कि कभी-कभी अपने सैनिकों के प्रति अटूट कमिटमेंट दिखाना ही मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है।